नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे और यही दुआएं हैं भगवान से कि सब आपको या आप सभी को खुश रखिएगा। तो देखिए, हम पढ़ाई सब सुचारू रूप से कर रहे होंगे, भली भांति नोट्स बना भी रहे होंगे आप लोग और हर एक चीज़ को बेहतर ढंग से पढ़ रहे होंगे, मेरी यही उम्मीद है आप लोगों से। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बात कर रहे थे और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं और हम पिछली क्लासेज में डिस्कस करते आ रहे हैं। एक सबसे पहले कौन सा प्राचल या पैरामीटर जेड के बाद हम कौन सा प्राचल या पैरामीटर वाई, और वाई के बाद में हमने क्या पढ़ा, एच प्राचल या एच पैरामीटर। मैंने कहा था कि तीनों के इक्वेशन या समीकरण आपको याद होने चाहिए। v1 v2 इक्वल टू z1 z2 जो भी है आपके इक्वेशन वो याद होने चाहिए। इसके बाद पिछली क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं इनके बीच में संबंध या रिलेशन, कि z से y में कैसे जा सकते हैं या y से z में हम कैसे आ सकते हैं। यही तो रिलेशन हम पढ़ रहे हैं कि z कनेक्टिविटी y की कनेक्टिविटी z में, संबंध या रिलेशन। तो हम दोनों तरीके से पढ़ के आए पिछली क्लास में कि z को कन्वर्ट y में कर सकते हैं, y किसके पदों में आ सकता है, z के पदों में। अब हम जो अगली रिलेशन पढ़ना चाह रहे हैं वो जाएंगे z और h में। h भी तो एक प्राचल या पैरामीटर है अपने पास, तीसरा जिसको कहते हैं हाइब्रिड या संकर प्राचल या हाइब्रिड पैरामीटर जिसको हम कहते हैं। तो अब जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो रिलेशन या संबंध हम पढ़ेंगे z पैरामीटर और किसके बीच में पढ़ने वाले हैं, h पैरामीटर या h प्राचल के बीच में हम पढ़ने जा रहे हैं संबंध या रिलेशन। z और h प्राचल के बीच में हम पढ़ेंगे संबंध या रिलेशन। कंडीशन वही है मेरे दोस्तों, z के दोनों समीकरण याद होने चाहिए, h पढ़ेंगे तो h के याद होने चाहिए, y पढ़ते हैं तो y के याद होने चाहिए। यही कंडीशंस है जो आपको याद होनी चाहिए, बाकी किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये कम से कम समीकरण तो याद होने चाहिए। और याद करने की मैंने बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताई हैं कि कोई v1 v2 से शुरू होता है तो आगे i1 i2 लग जाएगा, कोई i1 i2 से स्टार्ट होती है तो आगे v1 v2 लग जाएगा, और एक कंबाइन है, एक में है v1 और v2 पहले आएंगे z में और i1 और v2 आगे आएंगे आपके पास। तो देखिए हेडिंग लगाओ आज की क्लास की, हेडिंग लगाइए जेड प्राचल तथा एच प्राचल में संबंध, जेड प्राचल तथा एच प्राचल में संबंध। रिलेशन बिटवीन जेड एंड एच पैरामीटर, रिलेशन बिटवीन जेड पैरामीटर, रिलेशन बिटवीन जेड पैरामीटर एंड एच पैरामीटर, रिलेशन बिटवीन जेड पैरामीटर एंड एच पैरामीटर, रिलेशन बिटवीन जेड पैरामीटर एंड एच पैरामीटर। अगर आपको जेड और एच का रिलेशन निकालना है तो आपको दोनों समीकरण या इक्वेशन जेड के याद होने चाहिए और दोनों ही समीकरण या इक्वेशन आपको याद होने चाहिए एच के। अगर आपको दोनों समीकरण या दोनों इक्वेशन याद है बहुत भली भांति तो आपको किसी भी डेरिवेशन के किसी में कोई समस्या नहीं आने वाली। बस एक बार सीख लीजिए उन चीज़ों को और फिर बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करते रहिएगा तो किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं आने वाला है। अब हम शुरू करते हैं इस डेरिवेशन को। तो z को लेके चलेंगे और किस में कन्वर्ट कर देंगे, h प्राचल या पैरामीटर लेके आ जाएंगे और वैल्यू आ जाएंगे आपके पास। तो देखिए हम जानते हैं, वी नो दैट, कौन से समीकरण जानते हैं z के, हम जानते हैं कि z प्राचल समीकरण, हम जानते हैं कि z प्राचल समीकरण, वी नो दैट z पैरामीटर इक्वेशन, वी नो दैट z पैरामीटर इक्वेशन। z पैरामीटर इक्वेशन आप भली भांति जानते हो, एक तो v1 से और दूसरा क्या होता है v2, यही टेक्निक बताई थी आपको। यहाँ आता है z11, कौन आएगा i1, यहाँ आएगा z12 और कौन आता है मेरे बच्चों i2, यहाँ आता है z21 और यहाँ क्या आएगा i1 और यहाँ आएगा आपके पास z22 और कितना आएगा i2। इसको हम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको हम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ये तो हम किसको लेके चल रहे हैं, z को लेके चलिएगा और रिलेशन किस में बनाना है, h में। संबंध या रिलेशन किस में बनाना है, h में। मतलब z को h के जैसा बनाना है या उल्टा भी देख सकते हैं, h को z जैसा बना सकते हैं। तो भी रिलेशन का मतलब यही है कि h से z में जा सकते हैं और z से किस में आ सकते हैं, h में आ सकते हैं, कि जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है। यही तो रिलेशन है अपनी। अब इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए z तो मैंने लिख दिया, अब आपको याद होना चाहिए h के दोनों फॉर्मूले यही होते हैं, एक में तो आता है v1 और एक क्या आता है i2।
और ऐसे ही होते H11, ये लिखने नहीं है, दिमाग में चलने चाहिए। I1 प्लस H12 और यहाँ कितना आता है V2, यहाँ आता है H21 I1 प्लस कितना होता है H22 और क्या होता है आपके पास V2। यही दोनों रिलेशन है किसकी, H की। तो इस तरीके से इन फॉर्मूलेज को सॉल्व कीजिए, इन दोनों समीकरण को इस तरीके से सॉल्व करें कि एक इक्वेशन में तो इधर आ जाए V1 और एक इक्वेशन में क्या आ जाए I2 इक्वल टू। इनको इस तरीके से सॉल्व करें, इस तरीके से इनकी रूपरेखा बनाएं हल करने की, कि जिससे कि एक तरफ तो एक में तो आ जाए V1 और दूसरे में क्या आ जाए आपके पास I2। एक तरफ तो क्या आना चाहिए, V1 आना चाहिए, और एक में क्या बनना चाहिए आपके पास, I2 बनना चाहिए। अब यहाँ से देखिए ये हो गया H11 I1 H12 V2, H21 I1 H22 और कितना होना चाहिए, V2 होना चाहिए। इतना ही तो कंसेप्ट है। अब देखो क्या करें, दिमाग में क्या चलना चाहिए सोल्व करते समय, V1 I2 तो इधर लाने और अंदर I1 और V2 होने चाहिए, I1 और V2। तो देखो क्या करें, एक काम यहाँ से देखते हैं, ये V1 है आपके पास, क्या है आपके पास V1, यही है आपके पास। अब इस V1 को हम देखना चाहें तो V1 की हमें ज़रूरत है, उधर V1 की हमें क्या है ज़रूरत, यहाँ से हमें V1 है और V1 की हमें ज़रूरत है। ये तो काम डायरेक्ट ही हो रहा है, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। I1 होना चाहिए, I1 हो है, यहाँ I2 है लेकिन होना कितना चाहिए V2। ये मैच नहीं खा रहा, छोड़ दो एक बार भाई। देखो H के जैसा बनने के लिए V1 होना चाहिए तो है, इसमें I1 है तो I1 है, लेकिन यहाँ I2 आ रहा है और होना कितना चाहिए, H बनने के लिए V2 होना चाहिए। ये किसके समीकरण, H के ही तो है आपके पास, तो यहाँ होना कितना चाहिए V2। छोड़ दो भैया, दूसरे से कोशिश करते हैं। होना क्या चाहिए I2, इधर I1 और V2, दूसरे को देखते हैं एक बार, इससे कुछ मिल जाए तो। इसको देखा तो ये रहा I2 आ गया, चलो I2 है, I1 और V2, I1 भी है और V2 भी, इसको इधर ले जाएंगे, अपने आप ही दूसरी तरफ हो जाएंगे। तो पहले किसको सोल्व करें, समीकरण 2 से। सारा काम हो रहा है नीचे वाला, ये काम हो जाएगा इससे। I2 यहाँ से आ जाएगा, V2 चाहिए उधर तो V2 है, I1 को इधर ले आएंगे तो I1 भी आ जाएगा आपके पास। तो देखिए क्या होगा, समीकरण 2 से या बाय इक्वेशन सेकंड, बोर्ड पे देखो पहले चीज़ों को समझिएगा। समीकरण 2 से या बाय इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सेकंड इक्वेशन से ये हो गया मेरे पास, इसको इधर भेज दिया तो कितना हो गया V2 और माइनस इधर आ गया तो ये हो गया Z21 और अपॉन कितना हो गया आपके पास I1, और ये बच गया आपके पास इधर Z22 और कितना हुआ I2, यही रहा। अब इसको देखिए I2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 1 अपॉन, या देखो इसी को पहले I1 लिख देता हूँ, माइनस कितना हो गया Z21 अपॉन कितना हो गया Z22 और ये कितना हुआ I1, प्लस कितना हो गया 1 अपॉन, भाग भी तो लगेगा इसका, डिवाइड होगा तो 1 अपॉन Z22 और ये कितना होने वाला है दोस्तों V2। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। एक इक्वेशन तो पूरा ही मैच हो गया, I2 I1 V2 और कितना आ गया V2, कुछ नहीं करना पड़ा, 2 नंबर से एक आ गया इक्वेशन। अब एक और बाकी रह रहा भैया ये वाला। अब देखो इसकी समस्या कहाँ से निदान हो सकती है, थोड़ा बहुत उपचार यहाँ से मिल रहा है। उधर देखो और इधर देखो, V1 I1 I2 की समस्या है, I2 नहीं होना चाहिए, I2 की जगह कौन होना चाहिए V2। तो I2 को बदलना पड़ेगा, इसमें से I2 को बदल लो, ये रहा I2, तो ये वैल्यू ले जाके यहाँ रख दो, इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे तो I2 बदल जाएगा। I2 बदलेगा तो इसकी जगह आएगा I1 और V2, यही तो चाहिए I1 और V2, तो आपका पहले का भी काम हो जाएगा, दोनों इक्वेशन आ जाएंगी और दोनों इक्वेशन आते ही हम कंपेयर कर लेंगे इन चीज़ों को। तो देखिए क्या करने वाले हम अब करने वाले इक्वेशन 3 से, समीकरण 3 से मान या वैल्यू किस में रखने वाले हैं, 1 नंबर में, और किसकी वैल्यू रखने वाले हैं, I2 की वैल्यू रखने वाले हैं। तो देखो क्या लिखेंगे इसमें आगे कि समीकरण 3 से या बाय इक्वेशन 3, देखिए समीकरण 3 से I2 का मान 1 में रखने पर, I2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 3 से I2 का मान 1 में रखने पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ I2 फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ I2 फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1।
कि 3 से वैल्यू, किसकी वैल्यू, I2 की वैल्यू कहाँ रखने वाले, फर्स्ट में रखने वाले। नोट कीजिए यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखते आपके पास रिजल्ट आने लग जाएंगे, तुलना हो जाएगी, कंपैरिजन हो जाएगा सबका। लिख लिया बच्चों सबने? अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या बनने वाला हमारे पास। नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा भी, जितने अच्छे नोट्स में मेहनत करोगे उससे आपकी आदत सुधरेगी, और आदत सुधरने से हम एग्ज़ाम में उतने ही अच्छे लिख पाएंगे। I2 की वैल्यू फर्स्ट में रखनी है, तो यहाँ से देखिए ये रहा फर्स्ट, V1 इज इक्वल टू Z11 I1 Z11 I1 प्लस Z12, तो ये हो गया Z12 I2 की वैल्यू ये रही अपने पास, माइनस का Z21 अपॉन Z22 I1 और प्लस 1 अपॉन Z22, और ये हो गया आपके पास V2, माइनस Z21 अपॉन Z22 I1 प्लस 1 अपॉन Z22 और V2। ठीक है, अब देखिए इस वैल्यू को काम में लेंगे अपन। थोड़ा ठीक लिख लेते हैं, I1 दो जगह आ रहा है अपने पास, तो देखो ये बना हमारे पास V1 इक्वल टू I1 यहाँ से कॉमन लिया तो ये बन गया Z11 माइनस Z12, और ये हो गया Z21 अपॉन कितना हो गया Z22, और इनटू कितना हो गया I1 प्लस यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो गया Z12 और ये हो गया Z22, और इनटू कितना हो गया आपके पास V2। यही बना अपने पास। सारी चीज़ें लिख देना मैंने, ध्यान से देखिए। Z11 माइनस Z12 Z21 Z22 I1, और यहाँ से Z12 Z22 V2। कोई छोटी मोटी चीज़ रह जाती है किसी इक्वेशन में तो उसको देख लिया करो, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं भी, आपकी समझ में तो आ ही रहा है। कोई कहीं लिखने में 1 2 की जगह कोई 2 1 हो जाए, कोई किसी भी लेक्चर में जस्ट नॉर्मल बता रहा हूँ तो उसको देख लिया करो। इतना तो समझदार हो आप, भावनाएँ तो समझते हो मेरी, है ना। हाँ ऐसे, तो ये हो गया आपके पास V1 इक्वल टू ऐसे एलसीएम लिया यहाँ से, ये हो गया Z11 Z22 माइनस Z12, और ये हो गया Z21, नीचे हो गया आपके पास Z22, और ये कितना हुआ आपके पास I1 प्लस Z12, और ये हो गया आपके पास Z22, और ये कितना हो गया आपके पास V2। यही बन गया अभी। अब यहाँ से देखिए, एक चीज़ मैं बार बार बता के आया हूँ आपको, पीछे जो यहाँ दिखा भी सकते हो आप इन चीज़ों को, तो ये तो रफ वर्क है ना समझने के लिए, ये तो अपना कौन सा वर्क है, रफ वर्क, जिससे हम समझ रहे हैं। एक मैं चीज़ बता के आया आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ Z, या जिसको कहते हैं सारणिक या डेल ऑफ Z, क्या बताया था, Z11 होता है, Z12 लिखा हुआ होता है, यहाँ था Z21, और यहाँ कितना होता है Z22। फिर मैंने इसको सॉल्व भी किया था, डिटर्मिनेंट ऑफ Z11 इंटू कितना होता है Z22 माइनस कितना होता है Z12, और इंटू कितना होता है Z21। अभी भी याद नहीं किया तो याद कर लो इसको।
डिटर्मिनेंट ऑफ z z11 z22 माइनस z12 इंटू कितना होता है z21। याद होना चाहिए, सबके बहुत जगह काम आने वाला है। अभी तो इसको नोट कर लेना साइड में। ये देखिए, अब देखो v1 ये क्यों लिखा मैंने, यहाँ देखो ये इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या हो गया आपके पास, डेल z अपॉन कितना हो गया z22 और प्लस ये हो गया आपके पास z12 और ये हो गया z22 और ये कितना हो गया v2। पूरी इक्वेशन अच्छे से बन गई। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर क्या दे दो 4। अब हमें 2 की ज़रूरत थी। z से हम किस में जाना चाह रहे हैं, h में। z पेरीमीटर से हम किस में जाना चाह रहे हैं, h में जाना चाह रहे हैं। तो z से h में जाने के लिए 2 इक्वेशन लानी पड़ती हैं, v1 और i2। तो v1 तो ये आ गया 4 नंबर में और i2 कितने नंबर में आ गया, 3 नंबर में। दोनों आ गई, पूरा काम हो गया। अब तुलना करनी लास्ट में, कंपैरिजन। तो देखो दोनों को एक बार एक सही तरीके से लिख देता हूँ। समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से 3 और 4 क्या क्या मिले उनको एक साथ लिख देता हूँ। एक तो v1 पहले ऊपर आता है, तो v1 इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास डेल z अपॉन z22 और यहाँ कितना था i1, ये लगाना भूल गए अपन, यहाँ i1 और ये प्लस, तो ये हो गया i1 प्लस ये था z12 और ये कितना था आपके पास z22 और नीचे साथ में कितना हो गया v2। एक तो ये बन गया। दूसरा 3 नंबर देखो आपकी कॉपी में i2 क्या बना, i2 आपकी कॉपी में है माइनस का z21 अपॉन कितना है z22, कितना है i1 और उसके साथ है प्लस 1 अपॉन z22 और कितना आपके पास v2। ये इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5 और इसको दे दीजिए 6। पूरे व्यवस्थित तरीके से लिख दिया। पहले v1 आता है तो v1 फिर i2, पहले 1 फिर 2, 1 2 1 2, पूरा बन गया। लेके किसको चले थे, h z को, किसको लेके चले थे z को। बनाना किसके जैसा है, h जैसा। तो h जैसा बनाने का मतलब क्या होता है, h जैसा बनाने का मतलब होता है v1 और क्या आना चाहिए, i2 आना चाहिए। तो v1 और i2 आना चाहिए, इसका मतलब इधर तो h जैसा बन गया। उधर क्या आना चाहिए, i1 और कितना आना चाहिए अपने पास, v2 आना चाहिए। तो इधर कितना आ गया हमारे पास आ गया i1 और कितना मिल गया v2, i1 और कितना मिल गया आपके पास v2। ठीक है। अब 5 और 6 की तुलना करेंगे z वाले से, इससे तुलना करें तो देखो बाकी तो सब सेम हो गए। ये वैल्यू h11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली, h12 की ये वैल्यू, h21 की ये वैल्यू, h22 की ये वैल्यू, बस वही रिलेशन है, संबंध है। ये नोट कीजिए, z उधर साइड में नोट कर लेना और z याद कर लो, z का सारणिक कम से कम, जिससे कि आगे समस्या नहीं आए। तो समझ में सबके आया होगा। इक्वेशन 4 आ गया। अब थोड़ा सा 3 और 4 को लिखा है दोबारा, लेकिन पहले ऊपर v1 लिख दिया फिर i2, दोनों को एक जगह लिख दिया पास पास। ठीक है। और ये रोज़ रोज़ दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आज तो मैंने लिख दिया। बाकी ये याद हो जाना चाहिए अब तो कि डेल z या सारणिक z, जिसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ z कहते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो तुरंत दिमाग में चलनी चाहिए। बहुत जगह से अभी यहाँ काम आई है, अब आगे थ्योरम ही थ्योरम आने वाली, वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बड़ा, तो वहाँ से फिर रोज़ काम आएगा 20-20 में। मैं डायरेक्ट डेल z काम में लूँगा। ठीक है।
लिखिए भली भांति, अच्छे से नोट्स बनाइए व्यवस्थित तरीके से। अब देखिए तुलना या कंपैरिजन करना, तो देखो बच्चों क्या करने वाले हैं। एच प्राचल समीकरण से, एच प्राचल समीकरण से बाय एच पैरामीटर इक्वेशन, बाय एच पैरामीटर इक्वेशन, एच प्राचल समीकरण। एच के हम दो इक्वेशन सीख के आए भली भांति अच्छे से। एक तो इक्वेशन कौन सा था, V1 का था, और एक इक्वेशन किसका था, I2 का। क्या होता है H11, यहाँ कितना होता है I1, इसको हम कहते हैं H12, इसको क्या होता है V2। जो इधर आ जाता है वो तो आगे, बाकी बचे हुए इधर रहते हैं। H21 ये होता है I1 प्लस H22, और ये क्या होता है V2। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 7 और इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 8, समीकरण नंबर 7, और इसको दे सकते हैं हम समीकरण नंबर 8। कोई इश्यू नहीं है किसी के, ठीक है अभी। ये जो समीकरण 5 और 6 लिखी हुई इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन लिखी हुई है 7 और 8, इन दोनों इक्वेशन में सब कुछ सेम है, V1 I2 I1 I1 V2 V2। अगर सब कुछ सेम है तो ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, और ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। तो हम कह देंगे यहाँ से कि समीकरण या इक्वेशन एक एक की तुलना कर लेते हैं। पहले 7 और 5 का कंपैरिजन कर लेते हैं, फिर 8 और 6 का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो समीकरण या इक्वेशन 5 और किसका कंपैरिजन, 7 का। समीकरण 5 तथा 7 की तुलना करने पर, समीकरण 5 तथा 7 की तुलना करने पर, कंपेयरिंग इक्वेशन 5th एंड 7th। देखिए मैथमेटिकल प्रॉपर्टी में जब सब कुछ सेम होगा ये तभी संभव है जब ये वैल्यू भी इसके बराबर होगी। तो H11 की कंपैरिजन I1 के साथ यहाँ से होगा, तो H11 इज इक्वल टू कितना होगा, डेल जेड अपॉन कितना होगा, डेल 22 नहीं Z22, डेल जेड कितना होगा आपके पास Z22। कंपैरिजन हो गया आपके पास। नेक्स्ट जो कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं वो H12 का कंपैरिजन होगा इस वाले से। तो ये वाला कौन है, Z12 अपॉन Z22। तो H12 हो गया आपके पास Z12 अपॉन Z22, यही हुआ अपने पास। इसके बाद देखो इन इक्वेशन का तो हो गया कंपैरिजन 5 और 7 का। अब कंपैरिजन करने वाले 6 और 8 का। तो देखिए समीकरण इक्वेशन 6 तथा 8 की तुलना करने पर, समीकरण इक्वेशन 6 तथा 8 की तुलना करने पर, कंपेयरिंग इक्वेशन 6th एंड 8th। बाकी तो सब कुछ सेम है, तो ये यहाँ से कंपेयर होगा H21, तो ये हो गया आपके पास H21 इक्वल टू होगा माइनस, ये हो गया Z21 अपॉन Z22, और ये होगा H22। तो H22 कंपेयर होगा आपके यहाँ से 1 अपॉन Z22, 1 अपॉन Z22। हो गया कंपेरिजन ख़त्म, सबकी वैल्यू आ गई। अब देखिए क्या करें, बोर्ड पे देखते रहो, मैं कहूँ तब नोट करना। अब देखिए इनको मैट्रिक्स रूप में लिख सकते हैं, तो मैट्रिक्स रूप या इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स रूप में, इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स रूप में देखें तो ये हो गया आपके पास H11, ये हो गया H12, ये हो गया H21, और ये हो गया आपके पास H22 इक्वल टू, देखिए वैल्यू रखिए, H11 कितना है, डेल जेड अपॉन डेल वो Z22, H12 की वैल्यू इधर रख दीजिए, Z12 अपॉन कितना है Z22, कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद देखिए H21 माइनस का Z21 अपॉन कितना हो गया Z22, H22 की वैल्यू है 1 अपॉन Z22। ये देखो H के जो प्राचल या पैरामीटर थे वो किसके रूप में आ गए, Z के रूप में। H प्राचल Z प्राचल के रूप में, यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि H प्राचल या H पैरामीटर,
एच प्राचल जेड प्राचल के रूप में, ये तो नोट कर ही लिया होगा पहले, एच प्राचल जेड प्राचल के रूप में। एच पेरीमीटर इन फॉर्म ऑफ जेड पेरीमीटर, ये आपका डेरिवेशन है कि एच वाले किस में कन्वर्ट हो गए, जेड में। ये रिलेशन हो गई या संबंध हो गया आपके पास किसके बीच में, जेड पेरीमीटर और एच पेरीमीटर के बीच में क्या हो गया आपके पास, संबंध या क्या हो गया, रिलेशन। यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। लिख लिया बच्चों सबने? तो ये रिलेशन हमें प्राप्त हुई, किसके बीच में हुई, जेड पेरीमीटर या जेड प्राचल और किसके बीच में हुई आपके पास, एच प्राचल या किसके बीच में रिलेशन हुई, एच पेरीमीटर के बीच में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, रिलेशन कर चुके हम, जेड से वाई में कर चुके, वाई से जेड में कर चुके, और ये एच से किस में कर ली हमने, जेड में। रिलेशन वाई से एच में भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो रिलेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे रिलेशन बन जाएंगी, लेकिन जो हमारे हैं यूज़फुल उन्हीं को करेंगे। तो इस प्रकार से हम प्राचल या पेरीमीटर अपना पढ़ चुके पूरा। प्राचल या पेरीमीटर में हम z पढ़ चुके, y पढ़ चुके और आपका क्या पढ़ चुके, h पढ़ चुके। ठीक है, तो बिल्कुल मत घबराइए इससे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है अपने पास, इनके बीच में हम क्या पढ़ चुके, संबंध या रिलेशन। संबंध या रिलेशन, तो कई बार एग्जाम में संबंध या रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, और यहाँ से भी पूछ सकता है। मोस्टली डेरिवेशन h का पूछता है एग्जाम में, जो डेरिवेशन पूछता है वो ज़्यादातर किसका पूछा हुआ है, एच का। मैंने कंसेप्ट समझाया सबका कि किस कॉन्सेप्ट पे करने हैं, समझ में आया होगा ना सबको कि किस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करने हैं, जेड को, वाई को और किसको, एच को। तो जेड, वाई और एच पैरामीटर सॉल्व करने, उनके बीच में क्या संबंध या क्या रिलेशन है उसकी हमें बात करनी है, और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से एग्जाम में संबंध या रिलेशन जेड और वाई के बीच में बहुत बार पूछा हुआ है, एच भी पूछ लेता है, और एक एच का खुद का डेरिवेशन, एच का खुद का डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछ लेता है। इससे पहले मैं प्रतिबाधा इम्पीडेंस बता के आया आपको, वो भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। प्राचल या पैरामीटर एक बार रिवाइज कर लीजिए। किरचॉफ के नियम एक बार रिवाइज कर लेना बच्चों। और एक जो संधि विश्लेषण और लूप विश्लेषण बताया था, जिसके न्यूमेरिकल भी बहुत सारे कर चुके अपन। तो आने वाली क्लास में सारी चीज़ें काम आने वाले, क्योंकि अब हम थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं। तो थ्योरम्स में जो पीछे जितने भी काम किए वो सारी चीज़ें काम आएंगी, खुद भी एग्जाम में आती हैं और आगे भी काम आती हैं, दोनों ही कंसेप्ट हैं इनके। तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, और सब बच्चे एक बार रिवाइज़ करके आना, जिन्होंने नहीं किया हो वो रिवाइज़ कर लेना।
अच्छे से नोट्स बनाइए, साथ साथ चलिए। कोर्स सिलेबस किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, मैं हूँ, रिवीजन तक हो जाएगा, रिवीजन तक हो जाएगा। एक एक टॉपिक लेके चलता हूँ रोज़, जिससे कोई बर्डन नहीं हो, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल मस्त रहिए। कब क्या पढ़ाना है मुझे सब मालूम है, पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस है मुझे, इतने बच्चे पढ़ाए, इतने बैच पढ़ाए होंगे। एक दिन में 18 बैच मैंने पढ़ाए, मैथ्स के और फिजिक्स के प्रतिदिन 18 बैच। इसीलिए 1 घंटे की क्लास की बजाय 40 मिनट की क्लासें होती हैं अपनी, लेकिन उसमें भी कोर्स और प्लस क्या होता है, रिवीजन। यही होती है डिलीवरी पावर, कि आप अपनी चीज़ को, अपने ज्ञान को कैसे बच्चों को दे पाते हो। एक वही व्यक्ति एक बात को एक लाइन में कह जाता है, और एक उसी बात को 1 घंटे घोल राबड़ी खिचड़ी बना के फिर भी आप उसको समझ नहीं पाते। तो वो कहने का अलग अलग तरीका है। डिलीवरी पावर बेस्ट होता है, वही टीचर बेस्ट है। समय की कोई सीमाएं नहीं होती, और इसलिए टाइम मत काउंट किया करो कभी भी। मेरे पास क्लासों में मैं कभी न टाइम देखता हूँ, न टाइम से आता हूँ, न टाइम से जाता हूँ। जितना टॉपिक में टाइम लगता है, ऊपर लग जाता है चाहे कम लग जाता है, लेकिन टॉपिक जैसे अगले दिन आए तो नई एनर्जी के साथ। ऐसे नहीं कि कल समीकरण 5 पे छोड़ के गए थे, अब बेटा देखो 6 से आगे। अब 5 तक हमारे याद ही नहीं है पीछे का, अब वो 6 से आगे क्या पढ़ेंगे अपन। इसलिए एक एक कंसेप्ट वाइज एक एक टॉपिक लेके चलता हूँ, जिससे कि बेस्ट से बेस्ट आप समझ सको। मिलते हैं अगली क्लास में, इंतजार कीजिए। धन्यवाद सबको प्यारे बच्चों।